अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। उपभोक्ता दिवस पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति। हरियाणा में गेहूं की देरी से बुआई किए जाने वाली उन्नत चील प्रजातियां। अमरूद के बाग में लगने वाले हानिकारक कीटों का कैसे करें नियंत्रण। वैश्वीकरण के इस दौर में विश्व की अर्थव्यवस्था मानो उपभोक्ता प्रधान हो चुकी है और यही कारण है कि चारों ओर उपभोक्ताओं का ही बोलबाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम किस संदर्भ में ये बात कह रहे हैं, तो हैरान मत होइए। हम आपको बता दें कि आज उपभोक्ता दिवस है, जिसे देश में बड़े जोर शोर से आम उपभोक्ताओं के हित में मनाया जा रहा है। लेकिन दर्द इस बात का है कि ऐसे उपभोक्ता की ओर आज के दिन भी ध्यान क्यों नहीं दिया जाता जो कि खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरता है। जी हाँ, कृषक वर्ग भी एक उपभोक्ता है और फिर क्यों उसकी भावना को समझा नहीं जाता। वहीं आए दिन उपभोक्ता के रूप में व्यवसायियों द्वारा ठगा जाता है। ऐसी घटनाओं के बारे में आपने अखबार, टीवी आदि के माध्यम से कई बार सुना होगा, लेकिन फिर भी उसकी पुकार कहीं नहीं सुनी जाती और अगर सुनी भी जाती है तो उसका सकारात्मक परिणाम नहीं देखने को मिलता, जिससे कि किसान निराश हो जाता है। किसान भाइयों, आज आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ किसानों से और जानते हैं उनकी समस्या क्या है। मेरा नाम सेवा सिंगारी है। कौन सा गाँव है? मेरा गांव है दादूपुर। क्या समस्या है? हमारी किसानों की तो समस्या ही समस्या होती हैं और किसान जो है वो अपनी फसल बोता है और उस फसल में कितनी वस्तुएं ऐसी हैं जो कि हमने बाज़ार से लेकर आनी पड़ती हैं। हम अपनी फसल को बोते हैं, हमने 10 एकड़ फसल बोई, खराब हो गई। हमें तो ये भी नहीं पता इस सरकार ने क्या बताया कि हम उसके बाद किसके पास जाएं। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आप ठगी का शिकार हो गए हैं तो आप क्या करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार भी जोर शोर से 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि किसान भाई भी विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण और कृषि से संबंधित अन्य सामान जैसे कि खाद बीज वगैरह खरीदते रहते हैं। तो उनको भी कई बार ऐसी समस्याएं सामने आती हैं कि जिस गुणवत्ता का माल बताया जाता है उस गुणवत्ता का माल प्राप्त नहीं होता है और बाद में किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे मामले में किसान भाई भी हर जिले में उपभोक्ता मंच बने हुए हैं, वहाँ पर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं और ऐसा अगर उनको कोई नुकसान हो तो उसका मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। हर जिले में बनी हुई उपभोक्ता अदालतों में आप एक लिखित प्रारूप में शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ सावधानियां अगर आप बरतें तो आपको हो सकता है कि इतनी कठिनाइयां आए ही नहीं। इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि जब भी आप कोई खाद बीज खरीदें या कृषि उपकरण खरीदें तो आप ये सावधानी रखें कि उसका पक्का बिल दुकानदार से प्राप्त करें। खाद बीज पर एक्सपायरी डेट अच्छी तरह से जांच लें और
एक्सपायरी डेट निकले हुए सामान को क्रय नहीं करें। जो भी आप खाद बीज खरीदें उसका रैपर और बिल संभाल कर रखें, ताकि भविष्य में यदि आपको कोई कठिनाई महसूस हो तो उसको उपभोक्ता अदालत के सामने प्रस्तुत किया जा सके और ये साबित किया जा सके कि वो जो गुणवत्ता जो बताई गई थी वो गुणवत्ता उस पदार्थ में नहीं मिली है। सरकारी कंपनी या प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध कर सकते हैं। यदि आपने किसी कोऑपरेटिव संस्था के माध्यम से कोई खाद बीज खरीदा है तो उसके लिए विशेष कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, परंतु यदि आप एक उपभोक्ता हैं तो आप उपभोक्ता अदालतों में भी उसके खिलाफ न्याय प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना परिवाद स्वयं भी प्रस्तुत कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी विधि सलाहकार की सलाह से भी ये परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। एक उपभोक्ता के रूप में आप न केवल खाद बीज के विरुद्ध कोई शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं, बल्कि अगर आपने कोई कृषि से संबंधित यंत्र क्रय किया है, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या फिर कोई कृषि संबंधी कोई भी यंत्र, और उस वक्त वो अगर त्रुटिपूर्ण निकलता है तो उसके विरुद्ध भी आप उपभोक्ता परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, अपने हितों के प्रति जागरूक रहें और कोई भी किसी उपभोक्ता के रूप में अगर आपको क्षति हुई है तो आप परिवाद अवश्य प्रस्तुत करें। किसान भाइयों के लिए मैं कानून जो 2001 में बनाया था, प्रोटेक्शन ऑफ वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, उसमें किसानों को बहुत सी ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। किसानों के बारे में बताया गया है कि किसानों के क्या क्या अधिकार है, किसान किस तरह से अपने बीजों को, अपने कृषि उत्पादों को सुरक्षित कर सकते हैं, और जो कंपनीज हैं जो अपने बीज देती हैं वो किस तरह से उसका प्रसार करती है। अगर वो गलत करती है तो वो कंपनी को भी बाउंड करती है कि कोई भी कंपनी गलत या धोखा ना दे सके किसानों को। तो ये एक्ट स्पेसिफिकली किसानों के लिए 2001 में बना था। इसके अलावा भी अगर किसानों को लगता है तो वो कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर उनको कोई बीज गलत मिलता है, अगर उनकी फसलों को किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो वो सिविल सूट भी डाल सकते हैं। कुल मिला के किसानों के लिए जो भी हमारा एक्ट 2001 में बना था, प्रोटेक्शन एक्ट, जो भी किसानों के लिए वैरायटी के लिए है, ये बहुत ही लाभदायक है, बशर्ते किसानों को इसके बारे में जागरूक हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कानून के बारे में पता होना चाहिए। प्रदेश में अधिकतर किसान गेहूं की बुआई कर चुके होंगे और अगर किन्हीं कारणों से कुछ किसान भाई अभी तक गेहूं की बुआई नहीं कर पाए तो वो इस समय गेहूं की कौन कौन सी किस्मों का चयन करके बुआई करें ताकि आगे आने वाले समय में किसानों को अपनी फसल से अच्छी पैदावार मिल सके। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल की निदेशक डॉक्टर इंदु शर्मा। देश को 2 वक्त की रोटी देने में उत्तर भारत की हमेशा से अहम भूमिका रही है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश का अन्नदाता दिन रात और ठिठुरती ठंड में गेहूं के उत्पादन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। प्रदेश के मेहनती व उन्नतशील किसानों ने गेहूं की बिजाई जोरों शोरों से शुरू की हुई है। प्रदेश के किसान गेहूं के उत्पादन के लिए परंपरागत बीज का उपयोग करते आ रहे हैं। दिसंबर माह में प्रदेश के किसान 90% तक बिजाई कर चुके हैं। सब जानते हैं किसान भाई के अभी गेहूं के लिए मौसम बहुत उपयुक्त है। इस बार अगर हम गेहूं की बात करें तो शुरुआत में तापमान अधिक होने की वजह से गेहूं की बिजाई थोड़ी देरी से हुई है। 30 से 33 डिग्री तक टेम्परेचर था, लेकिन अब अगर हम माने पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में 60 या 10% एरिया ऐसा है जो कि कॉटन के बाद है या शुगर केन के बाद है, जो धीरे धीरे खाली हो रहा है। तो उस रकबे में अभी बिजाई चल रही है। तो जिस तरह से कि आपने किस्मों का चयन किया, पहले शुरू में आपने वो किस्में लगाई जो समय से बिजाई के लिए उपयुक्त हैं, चाहे वो कोई भी जोन थी, और इस वक्त आप उन किस्मों का चयन करेंगे जो देरी से बिजाई के लिए है। जिस तरह से DBW 90 है, DBW 71 है और HD 3059 है। तो और भी कई किस्में हैं, PBW 590 है, जिनको कि आप देरी से बिजाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देरी से बिजाई वाली समय में आप जो समय वाली
से बिजाई करने वाली किस्में हैं उसका प्रयोग ना करें, उससे आपके प्रोडक्शन पे, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं हरियाणा प्रदेश की गेहूं की फसलों के बारे में। इस बार प्रदेश में करीब 25.20 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई होनी है। इसमें से 30 नवंबर तक 70% क्षेत्र को कवर कर लिया गया है, जबकि 6 लाख हेक्टेयर रकबे में कपास की कटाई के बाद गेहूं की बिजाई होनी है। ये बिजाई दिसंबर तक होती है। इस मौसम में प्रदेश में 118 लाख टन गेहूं उत्पादन लक्ष्य है। अब हम उन किसानों के लिए बात करेंगे कि अगर हम वीट के प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पिछले 3 सालों में प्रोडक्शन बहुत बढ़ी। हमने पिछले से पिछले साल 96 मिलियन टन प्रोडक्शन हुई गेहूं की और ये एक रिकॉर्ड उत्पादन था। लेकिन पिछले साल अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, बारिश के ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गई, 89 से 90 मिलियन टन तक रह गई, जबकि रकबा उतना ही था गेहूं के अंदर। तो उसका मेजर कारण ये रहा कि आप लोग ज़ीरो टिलेज या रेजिड्यू इनकॉर्पोरेशन की तरफ को कम जा रहे हैं। तो हमें अब जो लोग बिजाई कर चुके हैं, हम ज़ीरो टिलेज की उनके साथ बात करेंगे तो वो ध्यान में रखें कि अगले साल उनको ज़ीरो टिलेज की तरफ को जाना है और उनको रेजिड्यू इनकॉर्पोरेशन की तरफ किस तरह से वो जो राइस का है जलाने की बजाय ऑर्गेनिक मैटर खेती का बढ़ाएं। कृषि अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में अब तक अनुदान पर किसानों को 5.31 लाख क्विंटल बीज वितरित किया गया है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 1.75 लाख क्विंटल अधिक है। यानी किसानों ने अब की बार 1.75 लाख हेक्टेयर अधिक में अनुदान पर मिले बीज की बिजाई की तथा बिजाई कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कुछ बीमारियां हैं या कई जगह टर्माइट है, कई जगह कोई और दिक्कतें हैं, तो बीज का उपचार करना भी ज़रूरी रहता है। तो जो समय से बिजाई है उसमें लूस मट के लिए आपने बीज का उपचार किया होगा और इसी तरह से अभी जो पछेती बिजाई वाली है इसमें हमें बीज के ज़्यादा उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें लूस मट ज़्यादा तरह की बीमारियां कम आती हैं। लेकिन आपको अपने इलाके में कौन कौन सी बीमारियां हैं उसके बारे में जिक्र करना चाहिए, अपने सहयोगी वैज्ञानिकों के साथ बात करनी चाहिए ताकि वो आपको बता सकें कि किस समय में कौन सी किस्म के साथ क्या क्या आपको फंजीसाइड या वीडीसाइड यूज करने चाहिए। वर्ष 2012-13 में किसानों को 3,75,825 क्विंटल बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया गया था, जबकि वर्ष 2013-14 में 3,31,947 क्विंटल तथा वर्ष 2014-15 में करीब 3.86 लाख क्विंटल बीज अनुदान पर दिया गया। अब की बार ये आंकड़ा 5.5 लाख क्विंटल बीज तक पहुंच सकता है। इससे प्रदेश के काफी किसानों को लाभ मिल सकेगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
अमरूद के बाग में बहुत से हानिकारक कीट लगते हैं जो कि फल वृक्षों और फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, यदि आपने भी अमरूद का बाग लगाया है तो आप बाग से प्रतिवर्ष अधिक फलन के लिए प्राप्ति के लिए कीटों का नियंत्रण कैसे करेंगे, इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव से। अमरूद के बागों में आजकल फल दिखाई दे रहे हैं और अमरूद के हमारे इलाके में अब अच्छी प्रजातियां होने लगी हैं और अमरूद का फल होता भी बहुत ही पोषण तत्वों से परिपूर्ण है। तो उसके लिए सभी लोग आजकल अमरूद खाने में बहुत ही अच्छा मानते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ एक बात का हम कई बार देखते हैं कि जब अमरूद को छीलते हैं या खाते हैं तो उसके अंदर सूढ़ियाँ नज़र आती है और कई बार तो लार्वा या सूढ़ी भी, एक सूढ़ी भी नज़र आता है। तो दो तरह के कीड़े अमरूद में मुख्यतः नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है और मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगी कि अमरूद के जब फल लग जाते हैं तो किसी भी हालत में कोई भी छिड़काव ना करें किसी भी रसायन का। इसके लिए करना यह है कि कई बार जो सूढ़ी की समस्या आती है वो एक फल मक्खी है। जो फल मक्खी अमरूद के फल के ऊपर अंडे दे देती और उसके बाद में अंडे से बच्चा निकलता है और कई सारी जो सूढ़ियाँ हैं वो अंदर अमरूद के फल को खाना शुरू करती हैं और ये पूरी तरह सड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। कि एक या दो सूढ़ियाँ होती हैं वो छेद करके, उसमें छेद दिखाई देता है, छेद करके अंदर चली जाती हैं और वहाँ से काला सा और उसका जो स्कीटा है यानी कि जो मल जिसे कहेंगे वो निकलना शुरू हो जाता है। तो उस तरह की समस्या भी वो कच्चे फलों में जो पक्के मतलब जिनकी सतह कठोर होती है उसमें नजर आता है। तो ये दोनों ही जो सूढ़ियाँ हैं वो काफ़ी हद तक बिक्री को प्रभावित करती हैं और फलों को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले काम हम इन महीनों में क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको करना है कि अपने बाग की समुचित सफाई पर आप ध्यान दें, क्योंकि जो फल मक्खी का कीड़ा है उसका जो प्यूपा होता है वो मिट्टी के अंदर जाता है। लगभग 1 महीने की उसकी जो जीवन चक्र है उसमें एक अवस्था होती है प्यूपा अवस्था और वो जो प्यूपा है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो अगर ज़मीन के अंदर चला गया तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आप समय समय पे अपने बागों की निराई गुड़ाई करते रहें। जब निराई गुड़ाई करेंगे तो जो प्यूपा है वो ऊपर आ जाएगा और जो परभक्षी कीट हैं या जो कीटभक्षी पक्षी हैं वो उन्हें खा लेंगे और अपने आप ही इसका जैविक नियंत्रण हो जाएगा। पहला तो ये काम हम कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी अमरूद सड़कर नीचे गिर जाते हैं, कई बार हम इन्हें छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो वो क्या करते हैं, एक तो फल मक्खी के जो वयस्क उनको आकर्षित करते हैं, कीड़ों की समस्या को बढ़ा देते हैं और वो वहाँ आएंगे और जो नए फल होंगे उनके ऊपर अंडे देना शुरू कर देंगे और उसके बाद उसमें फिर से वो समस्या आ जाएगी, यानी उनका जीवन चक्र लगातार बना रहेगा। तो इसके लिए ये करना है कि हम जितने भी सड़े हुए फल ज़मीन पे गिर जाते हैं उनके लिए आप प्रबंध करें। इन सब के अलावा आप रसायनों के अगर यूज़ करना ही चाहते हैं तो हम एक आसान सा तरीका बताते हैं जिसका नाम है मिथाइल यूजिनॉल बॉटल ट्रैप। कुछ नहीं करना है, इसमें एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है, आप रसायन ले लीजिए डाइक्लोरोवास, एक मिथाइल यूजिनॉल नाम का रसायन मार्केट में आसानी से उपलब्ध है उसको ले लीजिए और एक अल्कोहल, स्प्रिट जिसे कहते हैं, अल्कोहल। 3 चीज़ें आपको लेनी है। इनका जो आप अनुपात रखेंगे वो रखेंगे 6:4:1। यानी अगर आप 4 ml मिथाइल यूजिनॉल डाल रहे हैं तो 6 ml आपको अल्कोहल डालना है और 1 ml आपको डाइक्लोरोवास। इन तीनों चीज़ों का आपको घोल बना लेना है और किसी प्लास्टिक के बर्तन में रखना है। अब आपने क्या करना है कि जो लकड़ी होती है प्लाईवुड, ऐसी लकड़ी जिसमें सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा हो, उस लकड़ी के टुकड़ा लेना है और टुकड़े की जो माप है वो इस प्रकार है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 5 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई। तो आप जो है इस चौकोर टुकड़ा जो है बना लीजिए और इन टुकड़ों को आप उस घोल में भिगा दीजिए। जितने टुकड़े आपको चाहिए उस हिसाब से आप मात्रा बना सकते हैं। अब 24 घंटे तक इन टुकड़ों को आप इस घोल में रखेंगे डुबा के। अगले 1 या 2 दिन में जब आप देखेंगे कि टुकड़ों ने पूरी तरह से वो घोल सोख लिया है तो अब आप डोरी की सहायता से उसको बांध लेंगे। अब बांध के क्या करना है, हम एक प्लास्टिक की बोतल की बात कर रहे थे, आप बिस्लरी की या पानी की जो भी बोतल होती है प्लास्टिक की उसको ले लेंगे, उसमें एक चौकोर कट बनाएंगे बीचों बीच में और उस चौकोर कट में से इस लकड़ी के टुकड़े को डाल के और धागे से ऊपर खींच लेंगे। अब क्या करना है कि इसको आपने लटकाना है 20 पेड़ों के बीच में एक ट्रैप। ये ट्रैप तैयार हो गया है और 20 पेड़ों के बीच में एक ट्रैप काफ़ी है और ये लगभग 1 महीने तक चलता है। आप दूसरे दिन से देखना शुरू करेंगे कि जो फल मक्खी का वयस्क है वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। मिथाइल यूजिनॉल जो रसायन है वो जो है कीड़े को आकर्षित करता है और डाइक्लोरोवास कीटनाशी है। जब आकर्षित होकर कीड़े इसके पास आएंगे बॉटल में तो डाइक्लोरोवास उनको अपनी गंध से मार देगा। तो ये आप बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत सस्ता पड़ता है, कम लागत में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फल मक्खी का आराम से
नियंत्रण कर सकते हैं। कई बार देखा है कि फल मक्खी के अलावा एक भेदक, जो फल भेदक, मैं सूढ़ी की बात कर रही थी, फल भेदक भी लग जाता है। अब फल भेदक जो है वो कच्चे फलों में स्टार्ट करता है, तो इसके लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि शुरुआती तौर पर जब फल छोटा होता है उस समय अगर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर उसमें छोटे छेद हो गए तो उन छेदों को इकट्ठा कर लीजिए, छेद वाले फलों को, और उनको नष्ट कर दीजिए, या किसी गाय को या वैसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें अलग कर दीजिए। दूसरा, अगर बहुत ही ज़्यादा समस्या अगर सूढ़ी की आ रही हो तो आपने करना ये है कि बहुत ही जो कम हानिकारक रसायन है आप उनका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कार्बारिल आप कर सकते हैं, मोनोक्रोटोफास कर सकते हैं 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से। लेकिन ध्यान रखना है कि फल जब छोटा है उसी समय इस्तेमाल करना है, जब फल पक जाएगा तो उस समय किसी भी कीटनाशक का आप छिड़काव नहीं करेंगे। और अगर आप छिड़काव कर भी रहे हैं तो कम से कम 15 दिनों तक आप फलों की तुड़ाई नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फल भेदक और फल मक्खी से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कई बार किसान भाई बताते हैं कि उनकी पत्तियों पे कुछ छेद हो गए हैं, उन्हें किसी बीटल ने, भृंग ने खाया होता है, लेकिन वो अक्सर दिन के समय दिखाई नहीं देता है, अक्सर वो रात में आता है, किसी तरह की जिग जैग की तरह से गलियाँ सी बना लेता है, पत्तियों पे पूरी तरह की कटिंग हुई होती है। वैसे तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि वो कीड़ा आपके खेतों में जा रहा है, आपके बाग में आ रहा है, तो आपको करना है कि वो कीड़ा रात में आता है, शाम होने के बाद, और रात भर में खाएगा और सुबह चला जाएगा, इसलिए आप कभी भी उसको देख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए करना यह है कि जब आप साफ़ सफाई करेंगे अपने यहाँ पे, तो जितनी भी गिरी हुई सूखी पत्तियाँ हैं उनको बाग के बीचों बीच रख दें, और शाम के समय लगभग 4 या 5 बजे आप उसमें धुआं कर दें। अब धुएं से क्या होगा, काफ़ी शक्तिशाली होता है धुआं, और सारे कीड़ों को बाहर कर देता है, उनको अंदर आने नहीं देता है। तो कीड़े, और आप हवा की दिशा का ध्यान रखेंगे कि वो आपके बाग के अंदर ही जाए। दूसरी तरह के जो कीड़े कई बार होते हैं जो पत्तियों को खा जाते हैं, जिनकी सूढ़ियाँ होती हैं, एक अनार की तितली है जो इसके पत्तियों को बहुत खाती है, और दूसरा एक और है नींबू की तितली, वो भी इसकी पत्तियों को खाती है। हालांकि इस समय उसकी इतनी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नई पत्तियों को खा के ख़त्म किया जा रहा है तो आप साधारण सा कोई भी कीटनाशी जैसे क्विनोल से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तभी जब नई पत्तियाँ आ रही हों। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कखाना, जिला झज्जर के रामफल सिराधना ने। आप आलू की फसल में लगने वाले रोगों एवं कीटों से सुरक्षा के उपाय पर जानकारी चाहते हैं, तो रामफल जी आपकी जानकारी तो प्रस्तुत कार्यक्रम का यह अंश। जो किसान भाई अपनी फसल को अर्ली लगा लिए हैं, पहले लगा लिए हैं, जैसे कि वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में, उस समय काफ़ी गर्मी थी और उनके फसल में जो अभी अंकुरन आया है, जमाव हुआ है, उसके जमाव के बाद हो सकता है कि उनके फसल में कुछ कीड़े लगने की संभावना हो। सफ़ेद मक्खी की अभी संख्या काफ़ी मिल सकती है फसल पे, तो उसके लिए वो चाहें तो इमिडाक्लोपिड का स्प्रे कर सकते हैं, या जहाँ पे कटवर्म, कटवा कीड़े जो कि फसल को काट देते हैं ज़मीन की सतह से,
उसके लिए वो थीमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि प्लांटिंग के समय दिया जाता है, या अभी अगर मिट्टी चढ़ा रहे हो तो मिट्टी चढ़ाने के समय भी जो आप नाइट्रोजन की उर्वरक डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं मिट्टी चढ़ाने के समय, तो उसके साथ मिला करके आप थीमेट की कुछ मात्रा 7 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो भी डाल सकते हैं। वैसे जहाँ तक अन्य रोगों का सवाल है, तो अभी अर्ली जो आगात फसल है उसमें झुलसा या इसकी संभावना और किसी बीमारी की संभावना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जबकि फसल की लतर पूरे ज़मीन को ढक ली होती है उस समय तक, तो उस समय पिछेता झुलसा की काफ़ी संभावना होती है। तो उस स्थिति में हम ये चाहेंगे कि किसान भाई अगर झुलसा ना भी दिखाई दे तो बचाव के लिए एक मैनकोजेब का स्प्रे जरूर करें। मतलब 1 लीटर में लगभग 2 से 2.5 ग्राम मैनकोजेब डालकर डाइथेनियम 45 वो स्प्रे अच्छी तरह से फसल में करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक फूलों के लिए सर्दियों में गुलाब की फसल में आवश्यक कार्य। शरदकालीन मक्का फसल से अधिक लाभ लेने हेतु अंतर फसलों का चयन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।